नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सीनेट हॉल है और बहुत ही ऐतिहासिक बिल्डिंग है। 120-25 साल से ज़्यादा विश्वविद्यालय को बने हुए हो गए हैं। 1887 में ये विश्वविद्यालय बना था। ये उसकी ऐतिहासिक बिल्डिंग है और हम लोग इस विश्वविद्यालय की चार दीवारी के बाहर खड़े होकर के कुछ छात्रों से बात करना चाहते हैं जो इस विश्वविद्यालय के छात्र हैं, लेकिन उनसे बात करने के लिए अंदर परमिशन नहीं है। हालांकि ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों को परमिशन रहती है। बहरहाल हमें परमिशन की ज़रूरत नहीं है। हमें तो ये बात करनी है कि छात्रों का इस सरकार से, इस चुनाव से और इस पूरी व्यवस्था को लेकर के उनका अपना क्या सोचना है, क्या कहना है, उनकी अपनी क्या इच्छाएँ हैं और उनके अपने क्या ज़रूरतें हैं, उनको लेकर के हम बात करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। और क्या नाम है आप? हमारे साथ ये बहुत से जो छात्र हैं, इनमें से बहुत से प्रतियोगी छात्र हैं, बहुत से विश्वविद्यालय में जो BA, MA, MPhil डिग्री ले रहे हैं या फिर PhD कर रहे हैं, उस तरह के छात्र हैं। ये लोग अपना परिचय देंगे। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम प्रियांशु विद्रोही है और मैं यहाँ से BA थर्ड ईयर का छात्र हूँ। अच्छा जी, तो BA थर्ड ईयर के छात्र हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे कि आप लोग वोटर तो होंगे ही? जी, बिल्कुल है। सर्वप्रथम आपने विश्वविद्यालय की बात की तो थोड़ी सी विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं, उसके बाद देश की राजनीति पर भी आते हैं। जैसा कि आपने कहा कि लगभग 37 साल पुराना, 138 साल पुराना विश्वविद्यालय हो चुका है और इसका अपना एक अतीत और गौरव बोध रहा है। लेकिन जब से हम ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसने न सिर्फ इलाहाबाद विश्वविद्यालय बल्कि देश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों को लगातार जो है कमज़ोर करने का प्रयास किया। इसी संदर्भ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2021 में 400% की अनैतिक फीस वृद्धि की गई। 10%, 5% की नहीं, 400% की। जो शिक्षण संस्थानों का मूल उद्देश्य था कि गरीब, रेहड़ी पटरी, मजदूर और किसान के बच्चों को मुफ्त में और उच्च स्तर की शिक्षा मिल सके, इन्होंने सर्वप्रथम उसी को जो है धता बताते हुए 400% की फीस वृद्धि कर दी। जो BA यहाँ के लड़के एक साल में 900 रुपये दे करके कर रहे थे, अब उसी BA के लिए 5000 रुपये देना पड़ रहा है। ये पूरी आप जो बता रहे हैं, क्या हिमांशु नाम बताया आपने? प्रियांशु विद्रोही जी। ये सारी कहानी हम लोग बहुत सारे जगहों पर रिपोर्ट कर चुके हैं, बहुत सी जगहों पे आ गई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या छात्रों के बीच में, क्योंकि एक ही मौका होता है जब छात्र हो, व्यवसायी हो, हर देश का नागरिक जो सरकार से सवाल पूछता है और एक विकल्प देखता है, तो क्या इन मुद्दों को लेकर के बड़ी नाराज़गी थी? मैंने खुद कवर किया था। उनको लेकर के अब छात्रों में कितनी नाराज़गी है और क्या उनको लग रहा है, आप बताएं। देखिए, मेरा नाम विपिन यादव है और मैं पूर्वांचल का रहने वाला, पूर्वांचल के एक पिछड़ा जिला देवरिया का रहने वाला हूं और बड़ी ही मुश्किल से मैं ये ऑक्सफोर्ड का ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने आया हूं। हमारी एक समस्या ये है कि विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय का मानक कुछ होते हैं। मानक होते हैं जैसे 24 घंटा लाइब्रेरी खुली होनी चाहिए, परंतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 5 बजे के बाद, यानी 6 बजे के बाद, 5 या 6 बजे के बाद लाइब्रेरी में एंट्री नहीं मिलेगी। अब हम लोग गरीब परिवेश के लोग हैं, कोचिंग पढ़ाना रहता है, 6 बजे के बाद कोचिंग पढ़ा के आते हैं तो लाइब्रेरी बंद मिलती है। इसके अलावा छात्र संघ, जो छात्रों की नर्सरी कही जाती थी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने उसको बैन कर दिया। इसके अलावा हमारी केंद्र सरकार, चूँकि 24 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, केंद्र सरकार से हमको बहुत, जैसे कि जो एक वैकेंसियाँ होती हैं वो नहीं आ रही हैं। 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल से पढ़ रहा हूँ। किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं? UPSC की तैयारी कर रहा हूँ और वनडेज की भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन हमें सफलता बड़ी मुश्किल से इस बार RO में दिया था, परंतु पता चला कि पर्चा ही लीक हो गया, परीक्षा निरस्त हो गया। बड़ी मुश्किल से समय यहाँ पे निवारण हो जा रहा है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इन्होंने उठाया कि लाइब्रेरी 6 बजे के बाद बंद हो जाती है। लाइब्रेरी 24 घंटे खुली रहनी चाहिए। खुली रहती भी है बहुत सी जगहों पे, ना भी खुली रहे तो कम से कम देर रात 12 बजे तक तो यहाँ भी खुली। जी, पहले यहाँ पे खुली रहती, जब से वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव मैम आई हैं, तब से आज क्या बोलते हैं, आप मीडिया के हैं, अभी आप अंदर जाना चाहेंगे आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप पत्रकारिता करने के लिए आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, आपको कार्ड दिखाना पड़ेगा, तब भी आपको नहीं जाना दिया जाएगा। आपको पहले आई कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसके बाद आप विशेष कोई कार्य के लिए आ रहे हैं तो आपको प्रॉक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी। और यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र संघ गौरवशाली एक इतिहास रहा। यहाँ पे कितने अनगिनत प्रधानमंत्री दिए और इसी गौरवशाली छात्र संघ को बैन कर दिया गया। हम लोगों ने 11 हज़ार दिन आंदोलन के, उसमें हम लोगों को उम्र से भी ज़्यादा मुकदमे हो गए। आज छात्र संघ बहाल नहीं हुआ। ये डबल इंजन की सरकार। हमारा नाम अभिषेक पांडे है। जी, तो अभिषेक पांडे। और कोई प्रतियोगी छात्र आप? हाँ बताइए, क्या नाम? देखिए, मेरा नाम रवि सिंह रिंकू है।
मेरा नाम रवि सिंह रिंकू है। 2014 में जब भाजपा की सरकार आई थी तो ये मंदिर और मस्जिद के मॉडलिंग करने के लिए नहीं आए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार और 15 लाख रुपए खाते में देने का वादा करके आए थे। लेकिन आज इनके 10 साल शासन के बाद जिस प्रकार से समाज का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, युवा हो और महिलाएं हो, अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहा है। और आप देखेंगे कि सुबह से शाम तक टीवी पे एड चलता है कि मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। आज जब किसान का आय 2 गुना नहीं हो रहा है, युवाओं के पर्चे रोज लीक हो रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है, वैसे में युवाओं को मोदी की गारंटी नहीं चाहिए। युवाओं को रोजगार की गारंटी चाहिए, किसान को एमएसपी की गारंटी चाहिए और बहन बेटियों को हक और सम्मान की गारंटी चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल आप उठा रहे हैं आप लोग। आप भी, हाँ बताइए जी, क्या नाम है? मेरा नाम नीरज मौर्य है। तो नीरज, मेरा पहले सवाल सुन लीजिए। इनको रिंकू सिंह की ओर से सवाल आया कि ये युवाओं के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, जो गारंटी होनी चाहिए। तो आपको लग रहा है कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के चुनावी मुद्दे में ये चीज़ें शामिल हैं, युवाओं के मुद्दे? देखिए सर, पहले तो मतलब ये है कि बीजेपी को हमने 10 साल देख लिए हैं। उन्होंने 14 में चाहे 2 करोड़ के बात किए होंगे। मैं क्योंकि बाकी चीज़ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रोज क्योंकि यूथ हूँ, मैं पढ़ता हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मुझे रोजगार के मैटर है। तो इन्होंने 2 करोड़ देने के बाद किए थे, इनके 10 साल हो भी गई, इनका कोई विश्वास नहीं रहा। इसलिए फिलहाल में तो जो इंडिया गठबंधन की जो इनके घोषणा पत्र निकले हुए, जिसमें 30 लाख इन्होंने नौकरी के जो वादा किए हैं, और वो ये ऐसा नहीं है कि वो अलग से देंगे, ये डायरेक्ट बोले हैं कि नहीं, सारे विभाग मिला कितने पद खाली हैं उनको हम भरेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ की देखिए, भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे है। यहाँ भी देखिए, मैं जैसे सारे लोग बताए भी कि पहले लाइब्रेरी कितने टाइम खुलती थी, वो बंद हो गई, छात्र संघ वगैरह सब तमाम लोग बात कर ही चुके हैं। अब जैसे इसमें जो महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, पहले की सरकारों को तमाम लोग ये भाजपा वाले कहते रहते हैं, बीजेपी गवर्नमेंट वाले, कि नहीं पहले वैसे होते थे। मैं बोल रहा हूँ कि पहले की सरकारें गलत थी, मैं बिल्कुल मानता हूँ गलत थी, तभी तो आपको मैंने लाया। लेकिन आपसे अगर आप भी यही उम्मीद करिएगा या आप भी ये सोच के करिए कि पहले की सरकार ऐसी कर दी थी, तो फिर आपके और उनमें क्या अंतर रह गए। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इनकी जो अब जैसे प्रज्वल रेवन्ना टाइप के तमाम घटनाएं तो जानते ही हैं, इसमें हर व्यक्ति जाना जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये लगभग सारे चीज़ों में फेल है। रोजगार दे नहीं पाए, किसान इनसे खुश नहीं है, क्योंकि पता है कि 1000 के लगभग ज़्यादा दिल्ली में बैठे हुए किसान शहीद हो गए। ठीक। और इसके बाद ड्राइवर वगैरह का मुद्दा देखिए थे, जो 10,000 5,000 बेचारे कमाते हैं, गांव के जो लोग ड्राइवरी करते हैं, वो भी देखे उस समय कितने परेशान थे। छात्र तो हर जगह रोड पे यहाँ पेपर लेके समस्या। तो मैं नहीं समझता हूँ, जब छात्र खुशी नहीं है, किसान खुशी नहीं है, ड्राइवर खुशी नहीं है, गरीब खुशी नहीं, तो खुश कौन है? अब अडानी अंबानी। अच्छी बात आपने कही कि कोई खुश नहीं है। मैं 2022 के चुनाव में भी ट्रेवल कर रहा था, यहाँ भी लोगों से बात किया था, तब भी ऐसे बहुत से लोग मिले जो कि ये कह रहे थे कि कोई खुश नहीं है इस सरकार से और ये सरकार बदलनी चाहिए। सरकार तो बदली नहीं, तो क्या माना जाए कि क्या इसलिए बदली? जब ईवीएम पे हर जगह घोटाला होगा तो सरकार कहाँ बदली जाएगी? आप नहीं देखे ट्रक ईवीएम क्या बोलते पकड़े जाते थे, आज भी क्या बोलते, यही 10 साल पहले यही मोदी जी आए थे, कल भी आज आए थे, 10 साल बाद कल भी आए थे, यही 10 करोड़ जॉब की बात करके गए, कल भी यही जुमला दे के गए हैं कि हमारी सरकार बनाएगी तो मैं नौजवानों रोजगार दूंगा। तो जुमला देके गए हैं, मतलब आश्वासन नहीं, आप उसको जुमला कह रहे हैं। तो अब की बार आपको लग रहा है कि वो आश्वासन पूरा करेंगे? आपका नाम? सर हरिओम त्रिपाठी नाम है। सर आश्वासन जो भी है, देखिए बहुत सी योजनाएं हैं। सबसे बड़ा एक यूथ के लिए इस चुनाव में सबसे अच्छा विषय यह है कि चाहे इंडी गठबंधन हो चाहे एनडी अलायंस हो, दोनों ने अपने घोषणा पत्र में सबसे प्रमुख रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो अपना घोषणा पत्र में दावा रखा है कि हम पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून बनाएंगे, किसी भी छोटे से छोटे अपराधी को हम 10 साल की सज़ा देंगे। भारत की केंद्र सरकार ने केंद्र में संसद में फरवरी माह में उसके खिलाफ कानून लाया है। अब समय आ गया है कि इसको हम स्टेट वाइज पे लागू करें, और ऐसा वादा किया है। हाल ही में जो भी आरओ का, पुलिस का, तमाम भर्तियों के पेपर लीक हुए, एक मजबूत सरकार, एक मजबूत इच्छा शक्ति थी योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने युवाओं का धरना प्रदर्शन हुआ, हम लोग भी उसमें शामिल हुए, और तुरंत पेपर को रद्द कर दिया गया बिना किसी दबाव के कि कल क्या होगा, कैसे होगा। तो सर ये सरकार की तो विषय है ही, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर, सरकार के इंटेलिजेंस पे तो सवाल उठता ही है। ये सिर्फ मात्र किसी एक स्टेट और का विषय नहीं, हर स्टेट में ऐसा होता है। लेकिन कहीं न कहीं शिक्षा माफियाओं के खिलाफ मीडिया को भी आगे आना पड़ेगा, और विपक्ष में भी जो लोग बैठे हैं सरकार के साथ साथ, जिनका कुछ न कुछ लोगों का, अगर सरकार का हाथ शामिल होता है, कुछ लोगों का, तो विपक्ष का भी होता है। ठीक है, आपको ये देखिए सबका होता है, छात्रों का जो दे रहे हैं परीक्षा। पहली बात तो एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि तुरंत नहीं कैंसिल कर दिया था,
इसको लेकर के जब हंगामा हुआ है, हाँ वही बात, क्योंकि सरकार को तो उसी वक्त पता चल गया जिस समय ये आउट हुआ, लेकिन तब नहीं किया गया पूरा उसके खिलाफ। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि कार्रवाई करना तो सरकार को ही करना है ना। आप आंदोलन करेंगे, मीडिया उठाएगा, विपक्ष उठाएगा, कार्रवाई तो कितनी कार्रवाई हुई, आप संतुष्ट हैं उससे? देखिए कि अखबारों में कार्रवाई जिस स्तर पे होनी चाहिए उस स्तर पे तो नहीं हुई, लेकिन अखबारों में जैसा कि लगातार निकल रहा है कि डेली पूरा उसके नेक्सस को नष्ट करने का मतलब चीफ मिनिस्टर साहब का ये प्लान है। और मुझे नहीं लगता कि हफ्ते में अगर 4 दिन ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ अखबारों पे नहीं दिख रहा है, लेकिन जो कार्रवाइयाँ यूपी गवर्नमेंट कर रही है वो अखबारों में दिख रहा है। हमें आशा है कि आगे से उत्तर प्रदेश में कोई भी परीक्षा जो प्रदेश सरकार के स्तर से आयोजित की जाएगी उसमें कोई भी शिक्षा माफिया उसमें आइए जितने लोग पकड़े गए थे पेपर में जमानत पे हैं, इनके फाइलों में यूपी का मौसम गुलाबी है, मगर ये सारे आंकड़े धुए आंकड़े बिल्कुल की। अरे इनके जिसका पक्ष ले रहे हैं, जिसका पक्ष ले रहे हैं, भाजपा का पक्ष ले रहे हैं, छात्रों का पक्ष नहीं ले रहे हैं, सरकार का पक्ष ये छात्र होके छात्रों का पक्ष नहीं लेते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले आप पहली बार आप देखेंगे कि एक तो वैकेंसियाँ नहीं निकलती हैं, और वैकेंसियाँ जब निकलती हैं, परीक्षाएं होती तो पेपर लीक हो जाता है। दूसरी बात आप देखेंगे कि इसी सरकार में जो आर्मी की भर्तियाँ होती थी, एयरफोर्स की भर्तियाँ होती थी, उसको अग्निपथ योजना के तहत ला करके 4 साल कर दी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से, आपको प्रधानमंत्री बने 10 साल हो गए, उससे पहले आप 15 साल मुख्यमंत्री थे, आपको भी तो रिटायर कर देना चाहिए, लेकिन आपको अपनी चिंता है और छात्रों नौजवानों की चिंता नहीं है। देश में न सामाजिक सुरक्षा है, ना आर्थिक सुरक्षा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर जो आउट हुआ था उसको जो कैंसिल मतलब सरकार ने किया, वो सामाजिक दबाव में युवाओं के आंदोलन की वजह से किया था, ना कि अपनी इच्छा से किया था। अगर हम लोग आंदोलन ना किए होते तो योगी आदित्यनाथ उसको कभी कैंसिल ही ना करते। इसके पहले दरोगा में भी और लेखपाल में भी इसी तरह धांधली हुई है, उसमें गैर जरूरी लोग जो है, गैर स्टूडेंट जो कि पेपर पैसा दे के खरीदे थे, वो लोग हुए हैं, आज भी वो नौकरी कर रहे हैं। इसमें योगी सरकार एकदम फेल है। और सही बताए तो ये जो पेपर आउट होता है ये सरकार के लोग ही करते हैं, ये बीजेपी के लोग ही ने पेपर आउट किया था, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई विशेष नहीं हुई। सवाल मुझे बताइए, हरिओम, हाँ आप ये बताइए कि कब वो समय आएगा कि इस पूरे नेक्सस का समूल नाश करेंगे? योगी जी तो नाश की ही बात करते हैं ना, समूल नाश कर देंगे, कब? देखिए समीरात्मक साल तो हो गए। समीरात्मक सर, जहाँ तक आपने बात की कि समूल नाश कब होगा, देखिए कि जो पेपर लीक पेपर आउट की बात है, ये सर समझ लीजिए कि बहुत ही चिंता का विषय है। ना सिर्फ इसमें योगी सरकार, चिंता का विषय तो ही है, इसलिए कि इतने समय में एक पूरी जनरेशन ओवरएज हो जा रही है? देखिए नुकसान तो हो ही गया सबका, बोलने दीजिए सर, नुकसान तो हो ही गया, ठीक है, बहुत से लड़के ओवरएज हो गए, लेकिन ये समस्या का एक समाधान जो हमें किसी पार्टी से संबंधित, लेकिन ये दिखता है कि नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने फरवरी माह में एक सुरक्षा अध्यादेश कानून पेपर लीक से संबंधित लाया था, उसको स्टेट वाइज उसको पास कराना था, तो वो केंद्र की संसद में पास हो गया है। अब उसी आधार पे ये एनडीए के भी घोषणा पत्र में है और INDIA के भी घोषणा पत्र में है कि हम उसको 10 साल से अधिक एक छोटे से मामले में अगर कोई होगा तो उसको सजा सुनाएंगे। पहले क्या होता था, पेपर लीक्स के मामले में तुरंत बेल मिल जाती थी। और सर ये जान लीजिए कि पेपर लीक्स एक मिनट लब्बो लुआब ये कि आपको उम्मीद है कि ये सारा सिस्टम सही हो जाएगा, अब पेपर आउट नहीं होगा और आउट करने वाले जेल जाएंगे। देखिए सर, आउट करने वाले अगर पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे, और पकड़े उनको इंटेलिजेंस पकड़ेगा। अगर लेकिन सुनिए, अब मैं आप अपनी बात बता रहा हूँ, जो छात्रों की और लोगों से बात, बड़ी हैरानी की बात है, इतनी तकनीकी व्यवस्था इतनी अपग्रेड हो चुकी है, उसमें भी आप पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है और इसमें बड़े लोग दाल में काला नहीं, पहली बात तो पूरी दाल ही काली है। और दूसरी बात जो मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति की बात है, जो छात्र ये कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, तो पहले तो सरकार मानने को तैयार नहीं थी, वरन जो विरोध कर रहे थे उनके पीठ पर लाठियां भाजी गई, उनके ऊपर मुकदमे लादे गए कि किसी तरह अपनी बात से टल जाए, हमको पेपर रद्द न करना पड़े। लेकिन चुनावी दबाव को देखते हुए जब छात्र अपनी मांग पर अड़े रहे तो मजबूरी में उनको पेपर, यारों का भी पेपर लीक हो गया, उसमें भी 10 लाख कैंडिडेट है और 50 लाख इसमें कैंडिडेट है, सब मिलाकर जोड़ा जाए तो 5 करोड़ लोग इससे जुड़ रहे हैं।
5 करोड़ घर के लोग जितना है सब लोग इस बार इंडिया गठबंधन में जा रहे हैं। और नारा जो ये लोग 400 दिया, वो 400 नारा इंडिया गठबंधन जीत रही है और 143 एनडीए जीत रही है। हाँ बताइए, एक सुनो को जितना जीत रहा है वो ठीक है, आपको लग रहा है कि इंडिया, अरे सुनो तो इंडिया गठबंधन आएगा तो वो पूरी पेपर की ये व्यवस्था प्रणाली को सही कर देगा। अब तक वो हाँ जैसे मैं बोल रहा हूँ, पहली चीज की भैया की एक बात समझ, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं सुनिए, मैं इलाहाबाद में अरे 60 सुनो तो सबसे पूछेंगे 2017 से पहले मैं इलाहाबाद के सबसे ज़्यादा चक्कर मैंने लगाए हैं रिपोर्टिंग के लिए, तो केवल और केवल एग्जामिनेशन, पेपर लीक या फिर कमीशन में अव्यवस्था, इन्हीं को लेकर के। आपको कैसे लग रहा है कि पहली चीज जैसे भैया के बातों से मैं एक असहमत हूँ कि उस गठबंधन का नाम है अपोजिशन गठबंधन का इंडिया, INDIA, ना कि इंडी फिंडी कोई गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन है। अगर आपको नाम लेने में गड़बड़ है, मैं भारत से भी प्रेम करता हूँ, आर्यव्रत से करता हूँ, हिंदुस्तान से भी करता हूँ, इंडिया से भी करता हूँ। आपने बोला कि 17 के पहले होती थी, मैं बोल रहा हूँ कि BSP की सरकारों ने काम किया, सपा की सरकारों ने काम किया, वो तमाम उनके दावे हो सकते हैं कि मैंने काम किया, फिर भी पब्लिक के नज़र में उन्होंने ऐसा कुछ किया जिससे पब्लिक उनको नकार दी। तो भैया जब समाजवादी पार्टी को नकार दिया मैंने खुद 2017 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में मोदी और योगी को दिया है। मेरा नीरज मौर्य है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जब ने आपको मैं समाजवादी पार्टी क्यों विरोध किया था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी भाजपा से, लेकिन आपने वो नहीं कर पाया, नहीं आप सुरक्षा के मुद्दे पे। आपको मैं पहले बताया तो योगी सरकार जब से आई है, जितना एक तो ये लोग वैकेंसी नहीं दिए, पुलिस की भर्ती 7 साल बाद आई, 7 साल बाद भर्ती आई, 3 ये बोले पेपर लीक हो गया, पहले तो ये माने नहीं, और जब पेपर लीक हो गया बोले 6 महीना में हम तुरंत परीक्षा, 3-3.5 महीना हो गया रोज लड़के देख रहे हैं कब डेट आएगा, कब आज तक कोई डेट नहीं आया। क्या इनका रणनीति है? अचानक 10 दिन पहले फिर ये डेट दे देंगे। आरो का तो कुछ नाम है नहीं पता चल रहा है कि हाँ अभी कब आएगा कब नहीं। एक आखिरी सवाल मेरा आप कई लोगों से पूछूंगा, सवाल वही है कि आपको क्या लग रहा है कि इस सरकार ने नहीं किया, अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी उसने आप लोगों की बातों को नहीं रखा, तो आखिर क्यों? क्या उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो छात्रों युवाओं की बात ना सुनो तो छात्रों युवाओं की बात ना करके भी वो चुनाव जीत जाएगी 400? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस बार आप 4 जून को देखिएगा, 4 बजते 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए कि शिक्षा का जहाँ तक नेक्सस है, अगर तुलनात्मक सर देखा जाए तो मैं ये नहीं कह रहा बेहतर थी, अच्छी थी, लेकिन तुलनात्मक उससे बेहतर थी, क्योंकि हम भी उस आंदोलन में शामिल थे, हम भले ही विचार परिवार से थे, लेकिन इतना भीषण आंदोलन था। लोक सेवा आयोग परिवार से है, हम राइट विंग से हैं, मानते हैं उनके विचारों को, और तुलनात्मक मैं साबित कर सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो पूरा योजना है, जो वो इससे बेहतर मैं बता रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। एक बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग के आंदोलन करें, इसी इलाहाबाद में प्रधानमंत्री जी को करोड़ों का इलाहाबाद को गिफ्ट करना था, जो चुनाव आचार संहिता से पहले करते, लेकिन LIU की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। अब आपने ये जो चीज़ें बताई हैं मुझे, इस पर मुझे एक चीज़ याद आ गई है। ये वो विश्वविद्यालय है जहाँ के बारे में उसकी इतिहास में बता ही चुका हूँ कि 1887 में बना है, सैकड़ों करोड़ रुपए, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी छात्र को याद होगा तो बताएगा, वो यहाँ पे खर्च नहीं हो पाया, वो यहाँ पे लौटा दिया गया केंद्र सरकार को। और ये जिस जगह हम खड़े हैं, जहाँ आज आपसे बात कर रहे हैं, हालांकि अच्छी बात है कि शायद ये जगह ना होती तो हम अंदर जा ही नहीं पाते, सड़क पे हम बात ना कर पाते। इस जगह को बनाने के लिए मुझे नहीं लगता कि कम से कम 400-500 घने हरे पेड़ काटने पड़े होंगे। बहुत विरोध हुआ, लेकिन आपको पता है, जैसा बहुत से छात्र आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ विरोध की आवाज़ को सुना नहीं जाता है, दबा दिया जाता है, उसको भी दबाया गया। हरिओम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये इसको गलत कहें या सही कहें, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो होती है वो सभी संस्थाओं को फ्री हैंड कर देती है, जब तक उसमें एकदम दिक्कतें नहीं हो जाती। एक बड़ा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति इस वक्त हैं संगीता श्रीवास्तव। इसके पहले यहाँ के कुलपति थे प्रोफेसर हांगलू, उनके खिलाफ हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया। आप तो सहभागी रहे, विद्यार्थी परिषद ही सिर्फ सपा ही नहीं, सबने इन्वॉल्वमेंट किया, लेकिन जब अंत आया तो हम लोग आ गया और समाप्त हुआ। ये सरकार की एक कमजोरी है। जैसे 4 गुना फीस वृद्धि हुई, सरकार ने इंटरफियर नहीं किया, इसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा। परिणाम ये भोगना पड़ेगा। तो सरकार जब शिक्षा में इतने बड़े
इतने बड़े फैसले अपने नहीं लेगी, विश्वविद्यालय पर छोड़ देगी, ये मनमानी करेगा, कुछ करेंगे नहीं तो क्या? वही तो सवाल। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की बात कर रहे थे लोग, तो एक हम तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन अखबारों में जो चीज़ें आज भी जिंदा हैं कि 2015 में जब यूपी पीएससी का आंदोलन हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी, अनिल यादव जी को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हटाया गया था। और ये आज चीज़ जान लीजिए कि इस आंदोलन में हाँ तानाशाही पुलिस प्रशासन द्वारा की गई, जिला प्रशासन द्वारा। अब सुनो लेकिन मेरी बात, सम्राट में सर कंप्लीट करने दीजिए इसको। एक भी एफआईआर उस पूरे पब्लिक सर्विस कमीशन के आंदोलन के दौरान किसी पर लादा नहीं गया, पेपर को रद्द किया गया है और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पूरे नेक्सस को नष्ट करने में लगे हुए हैं और शायद इसीलिए पब्लिक सर्विस कमिश्नर अपना कैलेंडर अभी तक नहीं जारी किया। आपको जिस पब्लिक सर्विस कमीशन ये 2015 की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक बड़े एजेंडे में था कि आएंगे सीबीआई जांच करवाएंगे। उस पब्लिक सर्विस कमीशन में उस धांधली को लेकर के आज तक मुझे लगता है कि किसी की गिरफ्तारी हुई थी और वो भी पता नहीं जमानत पे आ गई हैं या नहीं आ गई, एक ऑफिसर, और उसमें कुछ भी नहीं हुआ। उस आंदोलन को सबसे ज़्यादा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उठाया था, उनका नाम था लक्ष्मीकांत वाजपेयी। नेपथ्य में फेंक दिए गए थे। ये ज़रूर है कि पिछले कुछ समय पहले वो राज्यसभा में लाए गए। जी हाँ, आप बताएं उस आंदोलन के बारे में। हम लोग तो उस आंदोलन को लीड करते थे क्योंकि उसमें प्रतियोगी छात्र रहे। अब तो उस दौर बीत गया, तो दौर याद आता है तो बड़ा उस रोना आता है, आंसू निकल आते हैं। 12 से 17 2017 और ये प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी फतेहपुर में एक रैली में कहे थे कि हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी, 2012 से 17 तक की सारी वैकेंसियों की सीबीआई जांच कराएंगे। सरकार आई, सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई, सीबीआई जांच पुटअप हो गई, शुरू हो गई। लेकिन सीबीआई जांच का अब तक जितने भी जांच हुई है उसके खिलाफ जितने आरोपी हैं, अनुमति लेनी पड़ती है सरकार से, शासन से। वो आज तक अनुमति नहीं मिल पाई है, इसलिए जांच आगे तक प्रोसीड नहीं हो पाई है। क्लोजर रिपोर्ट शायद अभी हमारे मित्र बता रहे हैं, शायद उस पर क्लोजर रिपोर्ट आ गए। मैं डॉक्टर सरविंद पांडे। आप क्या अभी तैयारी कर रहे हैं? क्या हम तैयारी कर चुके हैं। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं? अभी सिर्फ तैयारी ही चल रही है, एक लास्ट अटेम्प्ट बचा है, उसी को देना है। हाँ, बस लास्ट। तो उसमें क्या आप कह रहे थे? सीबीआई जांच जो सेटअप हुई थी उसका आज तक सारी सीबीआई जांचों में आप सब जानते हैं कि जब से 1952 से लेकर के आज तक जितनी भी सीबीआई की रिपोर्ट जांच की आई है, लगभग ज़्यादातर में या तो क्लोजर रिपोर्ट लग गई है या तो वो ठंडे बस्ते में चली गई है। कुछ निकला है, कुछ नहीं निकला है। ये भी ऐसा नहीं है कि सारे हो गए, कुछ में ऐसा हुआ है कि कुछ जाँचें हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर पब्लिक सर्विस कमीशन की बात है, यहाँ सीबीआई जांच सेटअप हुई थी, उसमें एकमात्र महिला अधिकारी महासचिव थी और बाद में वो चार्ज पे आ गई थी एग्जामिनेशन कंट्रोलर की। उनको ही जेल भेज दिया गया। अंजू कटियार, सॉरी, हाँ, मेरे भाई ने बताया कि अंजू कटियार को ही उसमें कन्विक्टेड कर दिया गया और बाद में उनको लगभग 1 साल के बाद बेल पे आ गई, छूट गई। तब से ना तो वो मामला कभी पुटअप हुआ है, ना तो उसमें कोई रिपोर्ट आई है, और ना तो जो मोदी जी फतेहपुर की रैली में नहीं, हमारे यहाँ प्रयागराज में परेड ग्राउंड में भी बोल के गए थे कि एक जांच की एक सीट का मैं लूँगा। आज तक उसमें ना तो कुछ करके गए। अभी 2 दिन पहले, कल ही वहाँ यहाँ परेड ग्राउंड में बोल के गए हैं। उनके मैनिफेस्टो में भी आप उठा के देख लीजिए कि रोजगार की कहीं एक बात नहीं है। वही तो सबसे बड़ा सवाल है कि मैनिफेस्टो में रोज़गार की बात नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी दावा 400 पार का है। कहाँ से आएगा, कैसे आएगा और क्यों आएगा, ये कई सवाल हैं।